मैं अलीशा प्रिया अपने YouTube चैनल लॉजिकल हाईटेक इंस्टीट्यूट में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग अपने केमिस्ट्री की पिछली क्लास में रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके थे। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं, प्रतिफल क्या होते हैं, और फिर रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता क्या होती है, फिर समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित, और अब हम पढ़ेंगे क्या, संतुलित और असंतुलित समीकरण। क्या पढ़ेंगे? संतुलित और असंतुलित समीकरण। सो गाइस, देखिए, सबसे पहले संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण होता क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अर्थात जो हमारा समीकरण होता है उसके तीर चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या। जैसे कि देखिए, यहाँ पर तीर चिन्ह के बाईं ओर, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, साथ ही साथ तीर चिन्ह के दाईं ओर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। और क्लोरीन के भी इस तरफ 2 परमाणु हैं और इस तरफ भी क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, देखिए, इसको हमेशा से ऐसे मत समझिए केवल ये 2H है। जब भी ऐसे लिखते हैं 2HCl, तो ये देखिए जो 2 है वो इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों के परमाणुओं में। नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 × 2 क्या हो गया? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ, यानी हो गया H2। और जब ये दोनों, इसके नीचे भी कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ Cl2। इन दोनों को हम लोग कॉमन लेके ऐसे 2HCl लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसी को मैंने डिटेल्स में यहाँ बता रखा है। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम में बहुत ही ईजी तरीके से, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले और आपका जो आपके सामने वाला जो टीचर है चेक करने वाला, उसको लगे कि हाँ, ये बच्चा समझता है कि रट के नहीं आया है। ठीक है, इसके लिए आपको इस तरीके से अच्छे से डिफाइन करके लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान हो। यहाँ पर देखिए, इसमें बस एक चीज का डिफरेंस है, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या समान हो और इसमें परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो। मैंने गलती से समान बोल दिया था पिछली बार, बट नहीं, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। ठीक है, इसमें यही दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ देखिए, H2 + O2, H2O। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरफ H2 है, यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या इस तरफ भी 2 है। यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है, लेकिन इस तरफ ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है। अर्थात इधर समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर सभी प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं यह समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें देखिए, इसको भी मैंने अच्छे से डिफाइन करके यहाँ पर बता दिया आप लोगों को कि आप आराम से इसको समझ सके और इजीली लिख सके। ठीक है, आप इस तरीके से, आप चाहे तो मेरे नोट्स के जरिए अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में, अपने नोट्स बनाने में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल लगेगा। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब देखिए, संतुलित और असंतुलित, जो समीकरण संतुलित है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं हमें, बट अब जो समीकरण संतुलित नहीं, उसे संतुलित हमें करना होगा ना। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया क्यों जाता है? ये रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के बाएं और दाएं ओर दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या का संख्या समान होती है। अतः रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार देखिए, यहाँ पर क्या है, पहले मैं यहाँ तक समझा देती हूँ। आप जानते हैं ना कि जैसे कि हम लोग पहले नहीं पढ़ चुके, किसी भी चीज़ का, जैसे कि कोई भी ऊर्जा होती है, उसका ना तो निर्माण होता है ना ही हास्ट होता है, बस उसका परिवर्तन होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। ये जो परमाणु है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो परमाणु होते हैं वो आपस में, अलग अलग तत्व के परमाणु अणु आपस में टूटकर वापस से पुनर्संगठित होकर नए अणु बनाते हैं, तब जाके नए पदार्थ का निर्माण होता है। सेम चीज़ यहाँ भी है। वही चीज़ जब होता है
तो हम लोग ऐसा नहीं, उसमें किसी भी परमाणु का हाश्र नहीं होता, किसी भी परमाणु का लॉस नहीं होता, सारा परमाणु रहता है अभिक्रिया में मौजूद, प्रतिफल में भी। लेकिन बस यही होता है कि उस प्रतिफल में उसके जो परमाणु होते हैं वो पुनर्संगठित होकर नए परमाणु बनाते हैं, ठीक, नए अणु बनाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पे समझा, क्या सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में ना ही पदार्थ का निर्माण होता है ना ही नाश होता है, बस उसके रूप में चेंजेस आते हैं और उसके जो परमाणु होते हैं वो बस परमाणु और अणु पुनर्संगठित हो जाते हैं, अणु पुनर्संगठित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पदार्थ रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में निम्नांकित 2 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पहला, अभिक्रिया से संबद्ध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र या संकेत ज्ञात होना चाहिए। जब तक आपको प्रत्येक प्रकार जितने भी पदार्थ हैं उनके सूत्र और संकेत ज्ञात नहीं होंगे तब तक आप रासायनिक समीकरण नहीं लिख सकते, क्योंकि रासायनिक समीकरण सूत्रों और संकेतों पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट, बाईं ओर के सूत्रों के अधोलिखित के अंक समीकरण को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। बाएं तरफ के जो अंक बाएं तरफ के जो सूत्र होते हैं उनके अंकों में परिवर्तन आ सकते हैं संतुलित करने के लिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में एक सरल विधि है जिसे हम लोग अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अनुमान द्वारा संतुलन विधि है क्या। इस विधि में हम लोग किस तरीके से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इस विधि में समीकरण से संबद्ध पदार्थों के संकेतों और सूत्रों के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है। गुणक का चयन इस प्रकार से करते हैं कि समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो। हम लोग इसमें क्या लेते हैं, एक गुणक लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2a है, ठीक है, और यहाँ जैसे यहाँ पर मैं वापस ले लेती हूँ, यहाँ पे 2a है और इस तरफ से a है। देखिए अब इधर हम लोगों को इक्वल है नहीं है, हम लोग इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, a के आगे हमने 2 को गुणक मान लिया, 2 हमने गुणक लिया तो अब दोनों इक्वल हो गया ना। इसी तरीके से जस्ट हम लोग रासायनिक समीकरण में भी करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। हमें इसको संतुलित करना है तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप हम लोग लेते हैं, तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या लिया, पहले हम लोग को क्वेश्चन में जो दिया वो देख लेंगे कौन कौन से पदार्थ संतुलित हैं कौन कौन से नहीं है। उसके लिए हमने एक डब्बा बनाया, उसमें हमने उसको लिखा है क्वेश्चन का, समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या की गिनती करते हैं। तो देखिए हमने सारे प्रत्येक तत्व लिख दिए जो इस अभिक्रिया में भाग लिए। फिर बाईं ओर उनके संख्या लिख दिया, बाईं ओर सबके परमाणु की संख्या 1 है ना, तो मैंने सबके 1 लिख दिए। फिर दाईं ओर चलते हैं, दाईं ओर देखिए Mg1 है, Mg1, Cl2 है, Cl2, H2 है, H2। अब देखिए यहाँ पर Mg के तो दोनों तरफ बराबर है परमाणु की संख्या, बट Cl और H के समान नहीं है, देखिए है ना, ये दोनों अलग अलग हैं, यानी ये संतुलित नहीं है। अब नेक्स्ट, इस प्रकार हम पाते हैं कि Mg के परमाणु तो संतुलित है किंतु Cl और H के परमाणु असंतुलित हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड स्टेप पे, हमें पता चल गया किस कौन कौन संतुलित नहीं है। तो अब MgCl2 प्लस H2 जो कि प्रतिफल है तथा Mg प्लस HCl अभिकारक है, इसमें Mg तो संतुलित है पर Cl और H को संतुलित करने के लिए HCl के ठीक पहले गुणक 2 लगाते हैं हम लोग। गुणक 2 लिखकर, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 है तो हम 2 लिख के पहले ट्राई करते हैं कि हाँ इस मैच हो जाता है या नहीं हो जाता है। Cl और H को हम लोग संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 गुणक डाल दिया HCl के आगे इस तरफ, क्योंकि इस तरफ एक ही था तो हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब देखिए Mg प्लस 2HCl, MgCl2 प्लस H2। अब हम लोग इसको वापस से देखते हैं। अब देखते हैं तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर हुई या नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए Mg एक इस तरफ 1 है, इस तरफ भी 1 है, Cl और H दोनों 2 है, Cl2 है, H2 है। वही चीज़ हमने यहाँ डब्बे में लिख दिया है। देखिए Mg के 1 दोनों तरफ, Cl के परमाणु की संख्या 2 दोनों तरफ, H के भी परमाणु की संख्या दोनों तरफ 2। चूँकि तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो समीकरण दिया है वो संतुलित है। इस तरीके से देखिए हमने पूरे 3 स्टेप पे इसको क्लियर कर लिया। अगर हमारा अब तक भी ये
समान नहीं हुआ होता प्रत्येक परमाणु की संख्या, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और नेक्स्ट और स्टेप लेते हैं और गुणक लेते हैं और प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं सभी तरफ, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं गुणक लेकर। बट हमारा यहीं पे सॉल्व हो चुका है, तो हमें अब आगे गुणक लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये 3 स्टेप है, अगर आप भी इस तरीके से बनाएं तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और साथ ही साथ एग्जाम में अगर आप इस तरीके से बनाएं लॉन्ग क्वेश्चन में, तब आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप जितने अच्छे से अपने आंसर को डिफाइन कीजिएगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। और हाँ, ज़्यादातर ध्यान रखिएगा कि आप जब भी एग्ज़ाम दें ब्लैक ब्लू दोनों पेन का यूज़ करें। नेक्स्ट सेम टू सेम अब हमने कुछ और एग्जाम्पल्स लिए हैं, यहाँ देखिए आप इस एग्जाम्पल को ट्राई कर सकते हैं अच्छे से, और अगर इस एग्जाम्पल को आपको करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों या सूत्रों की जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण हमें अभिकारकों और प्रतिफल के संकेतों और सूत्रों की जानकारी देता है, कौन से प्रतिफल का क्या संकेत है, कौन से पदार्थ का क्या संकेत और सूत्र है। ठीक है, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। हमें रासायनिक समीकरण से इस बात का भी ज्ञान होता है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक और भाग लेते हैं उनके परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्याओं की भी जानकारी हमें कौन देता है, रासायनिक समीकरण। 4, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं और अणुओं की भी अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। 5, यह अभिकारकों और प्रतिफल के मोलों के अनुपात की भी जानकारी देता है कि कौन से पदार्थ में कितने मोल का कितने मोल मतलब खर्च हुए। ठीक है, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान का अनुपात भी बताता है। यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की भी जानकारी देता है। अब देखिए ये सारे हमारे 7 जानकारी है जो कि हमें रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होती है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होती है। अब देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। N2 + 3H2 बना क्या, 2NH3। अब देखिए हमें क्या पता चला कि N2 का क्या इसका कौन से पदार्थ का ये सूत्र है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। हमें इसके सूत्रों और संकेतों का पता चला। नेक्स्ट अब हम लोग इसके परमाणु, यहाँ पे क्या है, परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। यहाँ पर देखिए हमें दे रहा है परमाणुओं की जानकारी, अणु की भी जानकारी मिल गई। नेक्स्ट मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। देखिए 1 मोल, H2 का 3 मोल, NH3 का 2 मोल हमें ज्ञात हुआ। नेक्स्ट कितने ग्राम, तो यहाँ पर देखिए N2 तो नाइट्रोजन का जितना द्रव्यमान है उससे 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें इससे इसके द्रव्यमान का भी पता चला, उसके बाद आयतन का भी पता चला, और ये हमें STP पर आयतन है, सेम चीज़ है। ठीक है, STP पर आयतन हम लोगों का एक आयतन बराबर 22.4 लीटर होता है। ओके, नेक्स्ट इस तरीके से हम लोगों ने हमें पता चल गया कि हमें इतने रासायनिक समीकरण से हमें इतने बातों का ज्ञान होता है और किस तरीके से होता है, किस रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें क्या लाभ होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, इससे समय की बचत होती है तथा लिखने में कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। हमें देखिए अगर हम लोग वर्ड में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो हमें लगभग इतना लग जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसी को जब हम लोग समीकरण के रूप में लिखते हैं तो देखिए हमें इतने से में ही काम चल जाता है। इससे हमें टाइम की भी बचत होती है और लिखने के लिए कागज पर जगह भी कम मतलब खर्च होती है। सेकंड, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। मतलब रासायनिक समीकरण की सहायता से हम लोग ये जान सकते हैं कि हाँ किसी भी अभिक्रिया में जो जितने पदार्थ अभिकारक के रूप में चाहिए, जितनी मात्रा उनकी चाहिए, और प्रतिफल की कितनी मात्रा के प्रतिफल के लिए लगभग कितने अभिकारक के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, उसकी गणना हम लोग लगभग कर सकते हैं रासायनिक समीकरण से। तीसरा है इसका लाभ, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का प्रयोग किया जाता है, अतः वैज्ञानिक को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। देखिए ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे इतने सारे पूरे वर्ल्ड में
इतने सारे लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, हर एक जगह का लैंग्वेज अलग अलग है, हर एक स्टेट का लैंग्वेज अलग अलग है। सो अगर हम लोग यहाँ कुछ बोलेंगे अपनी भाषा में तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, तो जिस वजह से हम लोग अलग अलग जगह के वैज्ञानिकों को आपस में सामंजस्य स्थापित करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सबसे ईजी किया गया कि एक ऐसा रासायनिक समीकरण, एक ऐसा सूत्र बनाया गया जो कि हर जगह इक्वल हो, हर जगह सेम ही हो, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगी, समझने में हर एक वैज्ञानिक आराम समझ सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग नाइट्रोजन को N2 बोलते हैं तो पूरे होल वर्ल्ड में भी नाइट्रोजन को N2 ही बोलते हैं। फिर H2, ये भी होल वर्ल्ड में हाइड्रोजन को बोला जाता है। इस तरीके से ये पूरे तीन लाभ है रासायनिक समीकरण के। अब देखिए, कुछ लाभ है तो कुछ हानियाँ भी होती हैं, कुछ दोष भी होते हैं। सो इस रासायनिक समीकरण के भी कुछ सीमाएं हैं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं अर्थात दोष। सीमाओं का मतलब होता है दोष। रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव या गैस की जानकारी नहीं हो पाती है कि जो अभिक्रिया और प्रतिफल है वो ठोस अवस्था में कि द्रव या फिर गैस अवस्था में। सेकंड, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी नहीं हो पाती है कि हाँ, समीकरण में यह जानकारी नहीं मिल पाती कि वो जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ऊष्माक्षेपी अर्थात ऊर्जा मुक्त करने वाले रासायनिक अभिक्रिया, और ऊष्माशोषी अर्थात ऊर्जा ग्रहण करने वाले रासायनिक अभिक्रिया। थर्ड, रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशा, उदाब, ताप, सांद्रण एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में संभव है कि हाँ, वो जो अभिक्रिया हो रही है वो किसी दाब की उपस्थिति में हो रही है या फिर किसी ताप की उपस्थिति में, या सांद्रण या किसी अन्य उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। ये हमें रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता है। 4, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। रासायनिक समीकरण हमें ये भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया किस वेग में संपन्न हो रही है। 5, कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, किंतु रासायनिक समीकरण से इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाती कि वो रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ हुई या नहीं हुई है। 6, रासायनिक अभिक्रिया यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई, अभिकारकों की कितनी मात्राएं खर्च हुई तथा प्रतिफल में कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ। ये भी हमें रासायनिक अभिक्रिया से ज्ञात नहीं हो पाता है। इस तरीके से ये पूरे 6 रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारा हम यहाँ तक अभी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण की सीमाओं को किस तरीके से दूर कर सकते हैं हम लोग, और कुछ और अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे कि कितने तरह के कैसे कैसे रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आज का वीडियो कैसा लगा ये है हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, एंड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।